हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आपका इंग्लिश एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा और आपका नेक्स्ट एग्जाम अब है साइंस का। मेरा नाम है शुभम तिवारी और वेलकम टू दिस माय न्यू चैनल लक्ष्य एजुकेशन एकेडमी। सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वन शॉट वीडियो और ये रहेगा आपका साइंस का पहला केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये वीडियो वन शॉट है, ठीक है। तो ये रिवीजन वीडियो है, आपका रिवीजन वीडियो होने वाला है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। सो चेंजेस, सबसे पहले हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? सच प्रोसेस इन विच नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी न्यू सबस्टेंस फॉर्म ना हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, ठीक है। चीनी का पानी में घुल जाना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है? सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सबस्टेंस लूज देयर नेचर, द ओरिजिनल सबस्टेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। जो ओरिजिनल सबस्टेंस होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आइडेंटिटी, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंस, और अपने आइडेंटिटी को चेंज करके नया सबस्टेंस बनाते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं, आर नोन एज केमिकल चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज। जो भी प्रोसेस होता है केमिकल चेंज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, ये सब क्या है? एग्जांपल है आपका केमिकल चेंज का। तो रिस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और इसी से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिस्पिरेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो क्यों होता है? तो मे भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हम लोग आगे चलते हैं। Whenever a chemical reaction occurs, कभी भी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस है, जो भी होता है मतलब स्टेट का चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर का भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है, जैसे कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी का भी चेंज हो जाता है, जैसे एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट निकलता है, ठीक है, एनर्जी जिसमें निकलता है। इंडोथर्मिक क्या होता है? जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एनसीईआरटी एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनसीईआरटी में जो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया है सेकंड पेज में, इस चैप्टर के सेकंड पेज में, वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ भी लिया है। मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम का रिबन हम लोग जलाते हैं, वो क्या करता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है और वो जल के क्या होता है? व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है। और ये व्हाइट पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये व्हाइट पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है। जो रिएक्शन होकर क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता ही है। और अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग अभी समझेंगे। इसके लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं जो मैंने पहले भी आपको दिया था। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन में जब बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होगा, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो किसमें बन जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वक्त अगर हम इसको लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस, ये बनता है क्या चीज? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है? द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। जो भी सबस्टेंस केमिकल चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सबस्टेंस दैट फॉर्म्ड इन रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। जो भी सबस्टेंस रिएक्शन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट होता है रिएक्शन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना हम सब बात लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये टू लॉन्ग है। इसको हम लोग शॉर्ट और बना सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग और भी आसान बना सकते हैं। कब? जब हम लोग क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन में फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का जो वो होता है सिंबल होता है वो Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2, ऑक्सीजन का O होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इजीली केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कोई लेंथी नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
जैसे Mg+O2 अगर बनता है तो MgO हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? और हम अभी देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को और भी हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि अपने केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर रूल क्या है? बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग फिजिकल स्टेट अगर हम लिखते हैं रिएक्शन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उस रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकंड नंबर रूल क्या है? बाय पुटिंग द अपवर्ड एरो फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई रिएक्शन में क्या होता है? गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो गैस का जब इवोल्यूशन होगा तो हम लोग उसको अपवर्ड एरो करके दिखाते हैं, तो उससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है क्या चीज की? वो पार्टिकुलर रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कोई हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा तो उस वक्त हम लोग हाइड्रोजन के बगल में ऐसे अपवर्ड एरो दिखाते हैं। बाय पुटिंग डाउनवर्ड एरो फॉर द प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल साल्ट। ठीक है, जो क्या होता है? हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होगा तो उसको हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? उस इक्वेशन में डाउनवर्ड एरो बना करके, डाउनवर्ड एरो बना करके। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर रूल क्या है? बाय राइटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का हम लोग कंसंट्रेशन लिख के, जैसे कोई कोई एसिड डाइल्यूट होता है, कोई कोई कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के लिए हम लोग DIL डॉट ऐसे करके लिखते हैं, और कंसंट्रेटेड के लिए COLC डॉट ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ये सब हम लोग करके किसी भी रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है हीट चेंजेस अकम्पेनिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी किसी रिएक्शन में हीट का चेंजेस होता है, जैसे रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जो RHS साइड में होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट में होता है, हम लोग उसको हीट लगा के लिखते हैं। उसमें से क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखते हैं। और इंडोथर्मिक में क्या होता है? आपका हीट एब्जॉर्ब होता है। तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो हम लोग क्या करते हैं? LHS साइड में जो रिएक्टेंट होता है उसमें हम लोग हीट देते हैं, तो क्या होता है? उस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं हीट देके। तो जब हीट देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में, सॉरी, ये आपका रिएक्टेंट में प्लस हीट करके, और जब हीट निकलेगा तो हम लोग RHS में प्लस हीट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीका हम लोग ये सब तरीका है आपको केमिकल इक्वेशन का मोर इक्वेटिव बनाने के लिए। ठीक है, इन सब तरीकों से आप लोग केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और अब हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसा आप लोगों ने देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मास जो होता है केमिकल रिएक्शन में पहले, केमिकल रिएक्शन के पहले, चाहे केमिकल रिएक्शन के बाद में, केमिकल रिएक्शन के बाद में मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जितना भी मास होता है प्रोडक्ट का, हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। जो एलिमेंट का मास होता है रिएक्टेंट में और जो एलिमेंट का मास होता है प्रोडक्ट में, वो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, जो नंबर ऑफ एटम्स होता है रिएक्टेंट में और जो नंबर ऑफ एटम्स होता है प्रोडक्ट में, वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक हम केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का, Zn+H2SO4। इसमें क्या हो रहा है? ZnSO4 बन जा रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है और H2 गैस निकल रहा है। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट है? Zn है, H है, और क्या है? S है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो Zn जिंक में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट कितना है? जिंक का यहाँ पे एक ही एटम दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट में भी देखते हैं, यहाँ पे भी जिंक का एक ही एटम है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम कितना है? 2 है। अब हम लोग प्रोडक्ट में देखेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एटम 2 है। सल्फर का एटम देखेंगे, सल्फर में, यहाँ सल्फर में एक एटम है, और यहाँ पे सल्फर में भी, यहाँ पे सल्फर में एक एटम है, और यहाँ पे भी सल्फर में एक एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन, अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में 4 एटम यहाँ पे है और आपका प्रोडक्ट में भी 4 एटम है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है टोटली बैलेंस्ड है, हमको कोई भी जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप को। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक हम लोग एक और पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये सब हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे जो कि 10th में आता है।
सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स चाहे दो कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एक साथ मिलेंगे और एक न्यू सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी आपका ये दो एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट चाहे दो कंपाउंड चाहे एक एलिमेंट और दो कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलेगा तो उस वक्त क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो एक सिंगल कंपाउंड बन जा रहा है, क्या जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे CaO, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, ये बन रहा है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। और ये जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है, सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग द वॉल, मतलब वॉल को पेंट करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। अब हम लोग को आगे देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है ब्रेक्स, उसको हम लोग हीट देके ब्रेक करते हैं टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे फेरस सल्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट जो होता है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फेरिक सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट जो होता है, ये क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और बाकी ये दोनों गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और आपका दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड में होता है, और उसके बाद क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि गैस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे आप लोगों ने लैब किया होगा स्कूल में, तो आपने देखा होगा जब आयरन को आप लोग ले रहे थे, आयरन को ले रहे थे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था, लाइट ग्रीन कलर का हो जा रहा था, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का हो जा रहा था। और ये सॉल्यूशन कैसा था आपका, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। और जब आप उसमें आयरन को डाल रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, वो लाइट ग्रीन कलर का हो जा रहा था, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये कॉपर होता है ये अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि ये जो फेरस होता है, जो आयरन होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वक्त इससे मिलकर ये क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके आपका क्या, कॉपर को छाट देता है और फेरस सल्फेट बना देता है, जिसको हम लोग आयरन सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। आपका सेकंड एग्जांपल हो गया जिंक का एसिड के साथ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया होगा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिंक जब है एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two different ionic compound in the solution react by exchanging of their ions to form new compound are called double displacement reaction। जैसे आपका यहाँ पे BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ये जब मिलता है तो बेरियम सल्फेट हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब इनसॉल्युबल साल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो जाके नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, जो बॉटम में जाके बैठ जाता है कभी भी क्लास में जब रिएक्शन होता है तब, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, टाइप्स हो गए हमारे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, तो टाइप हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा लास्ट टाइप रहेगा इस रिएक्शन में।
अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होता है आपका ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस। रिडक्शन में क्या होता है आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है, रिडक्शन में। तो हम लोग ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वक्त क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इस ये वाला चीज हो रहा है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। आपको रिडक्शन समझ में आया, तो जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को जो है हम लोग हाइड्रोजन देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, डिस्प्लेस होकर कॉपर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, कॉपर हट जाता है उसमें से और वाटर बन जाता है, जो कि वाटर वेपर के रूप में होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इसमें से कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। ऑक्सीजन का लॉस होकर कॉपर बन जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एग्जाम में आपको पूछता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा ये इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, और उसमें आपको बोलेगा कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लिखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सबस्टेंस व्हिच अंडरगो रिडक्शन, जो भी रिडक्शन में जाता है, जिसका भी रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो कॉपर और वाटर बना रहा है। ये वाला हम लोग रिएक्शन लिए हैं। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट के क्या हो जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से वाटर बन जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड अप हो जा रहा है। तो जिसको हम लोग गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसमें अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, रिडक्शन हुआ तब तो कॉपर बन गया, ऑक्सीजन इससे हट गया, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सबस्टेंस व्हिच अंडरगो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, एक बार हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, हाइड्रोजन से। तो जो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो कॉपर और वाटर बन जाएगा। ठीक है, कॉपर और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मतलब लॉस हो जा रहा है। ऑक्सीजन का जब लॉस हो रहा है तो कॉपर बन जा रहा है। ठीक है, तो जब लॉस होगा ऑक्सीजन का तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब जब जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके H2O बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है, क्लोरीन के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, और सल्फर हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ पहले था, इसमें क्या हो रहा है, सल्फर हट जा रहा है, मतलब इसमें H2S का क्या हो जा रहा है, जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन जो है पहले अकेले था। ठीक है, और बाद में इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस वक्त क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जिसका भी रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले होता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग। कोरोजन का एग्जांपल ही है रस्टिंग। उसके बाद कोरोजन के बाद हम लोग को पढ़ना है रेंसिडिटी। क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग ईटिंग ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस।
जब मेटल्स का क्या होता है, सरफेस कोरोड हो जाता है, मतलब खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो चेंजेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, वाटर वेपर, ये सब जो हम लोग एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इससे अगर रिएक्शन होता है किसका, मेटल के सरफेस का, तो उसका सरफेस क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है, धीरे धीरे हटने लगता है, घिसने लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन का एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्ट कैसे बनता है, व्हेन आयरन रिमेन एक्सपोज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। जब आयरन जो होता है बहुत ज्यादा दिन के लिए बाहर खुले से छोड़ दिया जाता है, उस वक्त क्या होता है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ये कैसा होता है, ब्राउन कलर के सरफेस पे आपको ब्राउन कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है, आयरन के सरफेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो कोरोजन का ये एग्जांपल हो गया रस्टिंग। हम लोग देखेंगे अब मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले है बाय पेंटिंग। हम लोग क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स को, चाहे मेटल के आर्टिकल को क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाय ग्रेसिंग एंड वाइलिंग। वाइलिंग करके भी हम लोग रस्टिंग को बचा सकते हैं। बाय ग्लेबलाइजेशन। ग्लेबलाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। जिंक हम लोग कोटिंग कर देते हैं। जिंक क्या होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन से, तो वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, रेंसिडिटी अब हम लोग पढ़ेंगे। डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का हम लोग का इफेक्ट देखना है, उसमें सेकंड नंबर में आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट इन द फूड रिजल्टिंग इनटू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। जब क्या होता है, ऑयल्स का और फैट का हमारे फूड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका टेस्ट और उसका स्मेल जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स में आपका बहुत सारी चीज आते हैं। बाय वैक्यूम पैकिंग। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, एयर को हटा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन हटा देंगे तो हम लोग क्या होगा, फूड का रेंसिडिटी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हम लोग चिप्स के पैकेट में देखना आप लोग क्या होता है, नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का पैकिंग कर देते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय यूजिंग नाइट्रोजन। एंड सबसे लास्ट प्रोसेस है क्या, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक। मतलब फूड को हम लोग क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, उसको कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है जल्दी। ठीक है, सो फुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये वन शॉट वीडियो था इस चैप्टर का। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।